हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल वैदिक पाठशाला। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, अगर आपने इसका पूरा चैप्टर नहीं देखा है डिटेल में तो आप प्लीज़ हमारे प्लेलिस्ट पर क्लिक करें और वहाँ पे जा कर के आप पढ़ सकते हैं पूरा का पूरा चैप्टर। ठीक है, हमने पूरा चैप्टर हिंदी में एक्सप्लेन किया है बहुत डिटेल में, तो आप उसको जरूर देखें। मैं बोल रहा हूँ बोलना चाहूँगा। और चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लो ताकि आप तक सारे के सारे हमारे जो वीडियोस हैं वो पहुंच जाए। ठीक है, हम पूरी हिस्ट्री को बहुत डिटेल में किया है, सिविक्स को भी किया है, इवन ज्योग्राफी को भी कर रखा है, संस्कृत भी आपका कर रखा है अगर आप संस्कृत पढ़ते हो तो, है ना। सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपको यहीं पढ़ लेंगे। साइंस तो हमने बहुत ही पहले बना दिया था, तो साइंस भी आप जरूर देखना। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको आराम से दिखे ये। इतना काफी होगा। चलो, पहला अब क्या करना है, इसको ना स्क्रीनशॉट लेते जाना साथ साथ में। मैं एक्सप्लेन करता रहूंगा जब तक, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक, पहला क्वेश्चन, विच रूलर फर्स्ट स्टैब्लिश्ड हिज और हर कैपिटल एट दिल्ली। तो दिल्ली में कौन सबसे पहला रूलर था जिसने दिल्ली को एज अ कैपिटल बसाया। तो सबसे पहला था तोमर राजपूत। ठीक है, तो कैसे लिखोगे आप, दिल्ली फर्स्ट बिकेम कैपिटल ऑफ किंगडम अंडर तोमर राजपूत। दिल्ली सबसे पहले किसकी किंगडम की राजधानी बनी थी, तोमर राजपूत की। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर दिल्ली सुल्तान। तो जब दिल्ली सुल्तान दिल्ली पर राज कर रहे थे तो उस समय एडमिनिस्ट्रेशन में लैंग्वेज कौन सी यूज करते थे। जैसे आज की डेट में आप देखो, ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, या तो इंग्लिश है या तो हिंदी है ना। जब आप कहीं जाते हो, किसी दफ्तर पे जाते हो, सरकारी बैंक जाते हो, पुलिस स्टेशन जाते हो, या कहीं भी और जाते हो, तो आप कौन सी लैंग्वेज यूज करते हो, या तो हिंदी यूज करते हो या तो इंग्लिश यूज करते हो, है ना। तो वही पूछा है, दिल्ली सुल्तान के टाइम में कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज थी। तो उस जमाने में थी पर्शियन। ठीक है, पर्शियन लैंग्वेज। आंसर कैसे लिखोगे, लैंग्वेज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन अंडर दिल्ली सुल्तान वाज पर्शियन। ठीक, इन हुज रेन डिड द सल्तनत रीच इट्स फार्देस्ट एक्सटेंट। मतलब रेन मतलब होता है राज में। ठीक है, तो कह रहा है कि किसके राज में दिल्ली सल्तनत सबसे दूर तक फैल गई थी। ठीक है, फार्देस्ट एक्सटेंट किसके राज में सबसे दूर तक फैली थी। सबसे दूर तक फैलाया था अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, इन दोनों ने, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने। आंसर कैसे लिखेंगे, अंडर द रेन्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद बिन तुगलक द सल्तनत रीच्ड इट्स फार्देस्ट पॉइंट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम विच कंट्री डिड इब्न बतूता ट्रेवल टू इंडिया। बहुत ही फेमस आदमी है इब्न बतूता, आपने पढ़ा भी था चैप्टर में। तो इब्न बतूता कहाँ से आया था इंडिया। तो इब्न बतूता आया था मोरक्को से। मोरक्को कहाँ है, अफ्रीका में। ठीक है, आंसर कैसे लिखोगे, इब्न बतूता ट्रेवल टू इंडिया फ्रॉम द मोरक्को अफ्रीका। एक गाना भी है ना हिंदी वाला, इब्न बतूता करती है, सर्च करना। ठीक है, बड़ा अच्छा गाना था। पहने तो करता है चूरू, ऐसा करके कुछ था। ठीक है, चलो, अकॉर्डिंग टू द सर्कल ऑफ जस्टिस, why was it important for military commanders to keep the interest of peasantry in mind। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है, सर्किल ऑफ जस्टिस जो था उसके हिसाब से जो मिलिट्री कमांडर्स थे उनको पीजेंट्स का जो भला है, इंटरेस्ट मतलब भला, पीजेंट्स के भलाई के बारे में क्यों सोचना चाहिए था, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका, मिलिट्री कमांडर्स प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन एंड सिक्योर द पीजेंट्स who could pay taxes only if they were prosperous and happy, and taxes resulted in salaries of military commanders. This show that both peasants and commanders were interdependent on each other। क्या होता था कि देखो, सर्किल ऑफ जस्टिस से बोल रहा है, कैसे सर्किल कैसा होता है, गोल होता है ना, तो उसका कोई एंड नहीं होता है ना। तो देखो, मिलिट्री के जो कमांडर्स थे वो क्या करते थे, जो भाई किसान वगैरह थे उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते थे, है ना, कि आप पे कोई हमला नहीं करेगा, आप अपना आराम से खेती बाड़ी करो, कोई भी अटैक नहीं करेगा। पहले बड़ा अटैक वटैक होते थे, है ना। तो दिल्ली सल्तनत में ये चीज़ हुआ कि नहीं, कोई अटैक नहीं होगा आप पे, आप आराम से अपना करो खेती बाड़ी, प्रोडक्शन जो करना है करो, और कोई आप पे अटैक नहीं करेगा, इसकी हम गारंटी लेते हैं। इसके बदले में आपको क्या करना है, हमें टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, और
उन टैक्स का क्या यूज होता था, उन टैक्स से मिलिट्री कमांडर्स की सैलरी जाती थी, है ना। एक तो जाता था आपका जो सेंट्रल ट्रेजरी थी वहां जाता था। सबसे पहले टैक्स कलेक्ट करके मिलिट्री कमांडर कहाँ भेजते थे, सेंट्रल ट्रेजरी में भेजते थे। सेंट्रल ट्रेजरी मतलब राजा के पास, है ना, मेन राजा के पास। और वहां से फिर वो क्या आती थी, वापस एज अ सैलरी आती थी मिलिट्री कमांडर्स की, है कि नहीं। अब इससे क्या पता चलता है हमें, इससे ये पता चल रहा है कि दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट थे, है ना। मिलिट्री कमांडर और पीजेंट्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट थे, ये पता चल रहा है हमें, ठीक है। चलो, व्हाट इज मेंट बाय द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रंटियर्स ऑफ द सल्तनत। किसको आप इंटरनल फ्रंटियर, मतलब इंटरनल फ्रंटियर मतलब बॉर्डर, है, फ्रंटियर बॉर्डर एक ही बात हो गई। इंटरनल फ्रंटियर कौन सा था और एक्सटर्नल फ्रंटियर कौन सा था दिल्ली सल्तनत में। तो इसका आंसर होगा कि इसका आंसर आप लिखोगे इंटरनल फ्रंटियर्स meant hinterlands and the garrison towns. Often these places lie in close neighborhood of the capital of city of Delhi. The area of internal frontier extended up to the forests of Ganga, Yamuna, Doab. ठीक है। इंटरनल फ्रंटियर कौन सा था, जो दिल्ली के आसपास के इलाके थे ना। हम्म, बिल्कुल दिल्ली, दिल्ली कैपिटल थी, तो दिल्ली के जो आसपास के पूरे इलाके थे, खास करके जहाँ पे सैनिक वगैरह रहते थे, है ना, वहाँ वो, प्लस जो एरिया गंगा जमुना द्वाब के फॉरेस्ट तक फैला हुआ था, है ना, वहां तक के एरिया को बोलते थे इंटरनल फ्रंटियर्स, ठीक। और एक्सटर्नल फ्रंटियर्स मेंट एरियाज दैट लाइड फार अवे फ्रॉम द दिल्ली, दैट इज साउथ इंडिया। और एक्सटर्नल फ्रंटियर कौन था, जो बहुत ज़्यादा दूर के एरियाज हैं, हाँ, दिल्ली से जो बहुत ज़्यादा दूर थे। दिल्ली से बहुत ज़्यादा दूर कौन सा होगा, कोई भी एरिया हो सकता है, बट साउथ का यहाँ पे रेफरेंस ज़्यादा है, क्योंकि साउथ की तरफ उन्होंने एक्सपेंशन किया था अपना, ठीक है। चलो, आप देखो, व्हाट वर द स्टेप्स टेकन, क्वेश्चन नंबर 7 आ गया हम। 7 क्या कह रहा, मच्छर आ गया था। Question number 7. What were the steps taken to ensure that muktis performed their duties? अब क्या ऐसे स्टेप्स लिए जाते थे जिससे इंश्योर किया जा सके कि जो मुक्तिस थे वो अपनी ड्यूटीज अच्छे से परफॉर्म कर रहे थे। वाई डू यू थिंक दे मे हैव वांटेड टू डिफाई द ऑर्डर्स ऑफ सुल्तान। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो जो सुल्तान के ऑर्डर थे उसको भी नहीं मानते थे। डिफाई करना मतलब अवहेलना करते थे, ठीक है, नहीं मानना, अवहेलना करना मतलब नहीं मानना, ठीक है। तो क्या क्या ऐसे स्टेप्स लिए जाते थे जिससे कि इंश्योर किया जा सके कि मुक्तिस जो है अपनी ड्यूटीज अच्छे से परफॉर्म कर रहे हो। तो वो स्टेप्स थे, देयर ऑफिस वाज नॉट मेड हेरिडेटरी, ठीक है। एक तो उनका क्या था, हेरिडेटरी नहीं था। हेरिडेटरी का मतलब क्या होता है कि जैसे आपके पापा किसी पोस्ट पे है, मान लो पुलिस पे है ना, पुलिस ऑफिसर है आपके पापा, तो वो जब रिटायर होंगे तो उसके बाद तुम बैठोगे, हाँ, फिर तुम जब रिटायर होगे तो तुम्हारा बेटा, फिर उन तुम्हारा बेटा रिटायर हो जाएगा तो तुम्हारा पोता। तो मतलब हेरिडेटरी होता है ना, इसको बोलते हैं हेरिडेटरी। तो कोई भी ऑफिस हेरिडेटरी नहीं था, ठीक है। सबसे पहले तो मुक्तिज हेरिडेटरी नहीं थे। दूसरा, दे वर असाइन्ड इक्तास फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बिफोर बीइंग ट्रांसफर्ड। और उनको क्या किया जाता था, इक्तास दिया जाता था। इक्ता क्या होती थी, लैंड दे दी जाती थी, सैलरी नहीं देते थे कैश, उसके बदले में लैंड दे दी जाती थी कि भाई ये तुम्हारी है, यहाँ से जो भी रेवेन्यू तुम कलेक्ट करोगे वो तुम्हारी एज अ सैलरी होगी, ठीक है। तो कैश नहीं देकर उनको लैंड देते थे जो इक्ता कहलाती थी, और वो भी कुछ टाइम के लिए दिया जाता था, ठीक है। और वो उसके बाद उनकी ट्रांसफर कर दी जाती थी, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो लैंड दिए तो उनके परमानेंट हो गए हमेशा के लिए भाई, नहीं, सिर्फ कुछ टाइम के लिए दी जाती थी। तीसरा क्या स्टेप लेते थे, अकाउंटेंट्स वर अपॉइंटेड टू चेक द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द मुक्तिस। उसके बाद था, ऐसा नहीं कि मुक्ति क्या कर रहा है कि वहां पे अपना कलेक्ट कर रहा है रेवेन्यू और राजा को कह रहा है सर कुछ हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। अब देखो उस जमाने में इतना ज़्यादा ट्रांसपोर्ट वगैरह था नहीं, है ना, कि चेक किया जा सके। तो स्पेशली अकाउंटेंट्स रखे हुए थे, ठीक, वो चेक करते रहते थे कि कितना रेवेन्यू कलेक्ट किया है मुक्तिज में। अब आप कह सकते हो कि अकाउंटेंट और मुक्ति मिलकर घपला कर सकते थे, हाँ होता होगा,
बिल्कुल होता होगा उस ज़माने में भी, लेकिन फिर भी अ, उतना ज़्यादा नहीं था, ठीक है ना। फिर क्या है, इट वॉज चेक दैट मुक्ति कलेक्टेड ओनली दोज टैक्सेस विच वॉज प्रिस्क्राइब बाय द स्टेट। और ऐसा नहीं है कि मुक्ति का कि हाँ भाई वो इलाका दे दिया उसको तो जो मन में आ रहा है वो टैक्स लगा रहा है। जो राजा ने बोला था सिर्फ भाई जो प्रोडक्शन होगा उसका 1/4 लेना है या 1/5 1/3 लेना है। और वो मन में आ गया कि हाँ भाई नहीं मैं 1/3 नहीं लूंगा, मैं तो लूंगा भाई उसका उससे ज़्यादा लूंगा। 1/3 मतलब हो गया 30% हुआ, 33%। अब वो कहेगा नहीं जी मैं 33% नहीं 43% लूंगा। तो ये ऐसे नहीं, या कोई और टैक्स मनमर्जी का लगा दे, ऐसा नहीं कर सकता था वो, ठीक है। इसका भी वो जो सुल्तान वगैरह था वो चेक कराते थे अपने लोगों से। Muqtis may have wanted to defy the orders of the sultans because they controlled money and military resources and were capable of rebelling against sultans। अब ऐसा हो सकता है और आगे हुआ भी कि कई सारे मुक्तिस जो थे ऑर्डर्स सुल्तान के नहीं मानते थे। क्यों? क्योंकि उनके एक तो उनके पास पैसा था, है ना, और ऊपर से मिलिट्री पावर भी थी। हम्म, उनके पास छोटी मोटी तो आर्मी होती थी और वो बिल्कुल काबिल थे कि वो रिबेल कर देते सुल्तान के। कुछ लोगों ने किया भी, है ना, कई बार दबा दिया गया, कई बार वो सही में इंडिपेंडेंट बन गए, ठीक है। आगे आप जैसे जैसे हिस्ट्री पढ़ोगे आप जानोगे उसको बारे में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 खत्म। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ मंगोल इन्वेजन ऑन द दिल्ली सल्तनत। जो मंगोल्स ने अटैक किया दिल्ली, मंगोल्स ने जब इन्वेजन किया, अटैक किया, तो उसका क्या इम्पैक्ट रहा दिल्ली सल्तनत पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। चलो पढ़ते हैं क्या अटैक रहा। इट लेड टू मिलिट्री एंड मार्केट रिफॉर्म्स अंडर अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, वैसे तो मंगोलों का अटैक हुआ था इल्तुतमिश के टाइम में, लेकिन बाद में वो मंगोल बार बार अटैक करने लगे थे अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे, ठीक है ना। तो अब जब बार बार अटैक करेंगे तो कुछ तो करेगा। तो उसने मिलिट्री में रिफॉर्म्स लाया, साथ में मार्केट के बहुत सारे रिफॉर्म लाया अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। सेकंड, a vast standing army was established under अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद बिन तुगलक टू कन्फ्रंट मंगोल फोर्सेस। फिर इन्होंने क्या किया, पहले क्या होती थी आर्मी ना, जब जरूरत होती थी बुला लेते थे और जब जरूरत नहीं है तो नहीं रहेगी आर्मी। लेकिन अब इन्होंने क्या किया, आर्मी को स्टैंडिंग आर्मी जैसे आज की डेट में होते हैं ना आर्मी वाले, आर्मी है हमारी देश की, है ना, लड़ाई हो या ना हो फिर भी आर्मी रहेगी, है ना। तो उसी तरीके स्टैंडिंग आर्मी बोलते हैं इसको। तो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने स्टैंडिंग आर्मी स्टैब्लिश की कि कभी भी अगर मंगोल फोर्सेस अटैक करते तो हमेशा रेडी रहें वो। ऐसा ना हो कि अटैक कर दिया उसके बाद फिर फोर्सेस जुगाड़ कर रहे हैं गांव गांव से लड़के ला करके, नहीं, पहले से ही रेडी है, ठीक है। तीसरा, द एरियाज लेइंग इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर फ्रॉम वेयर मंगोल्स इन्वेडेड सॉ बिल्डिंग ऑफ गैरिसन टाउन्स एंड न्यूमरस स्ट्रेटेजिक फोर्ट्स। अब उन्होंने क्या किया, नॉर्थ वेस्ट जो इंडिया का पार्ट है, जो आज की तरफ पाकिस्तान की तरफ का एरिया है ना, उसी साइड से वो आते थे मंगोल्स, है ना। तो उस साइड में उन्होंने क्या किया, बहुत सारे मिलिट्री टाउन्स बना दिए, है ना। गैरिसन टाउन मतलब वहाँ पे बहुत सारे मिलिट्री वाले रहने लग गया, हाँ, जो इन्होंने आर्मी बनाई थी वो लोग रहने लगे गैरिसन टाउन्स। और बहुत सारे फोर्ट भी बनाए उन्होंने, किले भी बनाए बहुत सारे उस इलाके में, ठीक। द रेवेन्यू वॉज इंक्रीज अप टू 50% ऑफ द प्रोड्यूस। अब देखो इतना कुछ चल रहा था, है ना, आर्मी रखने लग गए, बहुत सारे टाउन्स बसाए गए, फोर्ट्स बनाए जा रहे हैं, तब उसमें पैसा भी तो लगेगा बहुत ज़्यादा, है ना। तो ये सारा पैसा कहाँ से आएगा, तो ये सारा पैसा के लिए उन्होंने क्या किया, टैक्स बढ़ा दिया, 50% टैक्स कर दिया। पहले कितना होता था 33%, अब इन्होंने 50% कर दिया सीधा अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने। फिर पांचवा स्टेप क्या लिया, सोल्जर्स वर पेड कैश सैलरी इंस्टेड ऑफ एकता और लैंड ग्रैंड एज सैलरी। पहले सोल्जर्स को भी क्या मिलता था, एज अ एकता दे देते थे, है ना, लैंड दे देते थे कि भाई तुम कैश में नहीं देते थे। लेकिन इन दोनों ने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने, इन्होंने शुरू किया कि नहीं, एकता वेकता नहीं मिलेगा तुमको, डायरेक्ट सैलरी मिलेगी वो भी कैश में, ठीक। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज मेड मोर एफिशिएंट टू डू मंगोल इन्वेजन। और साथ में क्या हुआ, मंगोल क्योंकि बार बार अटैक कर रहे थे, तो एडमिनिस्ट्रेशन जो सिस्टम था उसमें भी बहुत सारे रिफॉर्म किए गए, ताकि जो उन्होंने देखा है ना कि एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या हमारी दिक्कत है, हो सकता है कि
इंफॉर्मेशन सही से नहीं आती हो, इंफॉर्मेशन पास नहीं हो पाता हो सही से, हो सकता है ऑर्डर्स नहीं सही से फटाफट पास हो पाते हैं, ये डिपार्टमेंट रोक देता है, वो डिपार्टमेंट रोक देता था, तो वो सारा एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस भी उन लोगों ने किया। ठीक। फिर सेवन, मोहम्मद बिन तुगलक built दौलताबाद, a new capital, and introduced the token currency in order to mobilize resources to fight मंगोल आर्मी। फिर उसने एक और काम क्या किया, जो पहले कैपिटल कौन थी, दिल्ली थी, है ना, दिल्ली से चेंज करके उसने नई कैपिटल बसाई, दौलताबाद, अंदर जाकर के इंडिया में और अंदर जाकर भोपाल के आसपास में। ठीक है। और एक नई करेंसी चालू की उसने, टोकन करेंसी। ठीक है। क्यों? क्योंकि बहुत सारा रिसोर्सेज चाहिए था, है ना, आर्मी के लिए, तो मंगोल आर्मी से लड़ने के लिए, तो इसीलिए उसने ये सारी चीजें की। ठीक। टोकन करेंसी लेके आया था वो। ही ऑल्सो प्लान टू इन्वेड मंगोल कैपिटल इन ट्रांसऑक्सानिया, बट प्लान वाज अबॉर्टेड। उसके बाद उसने प्लान बनाया कि हम अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक ने ही बनाया था, है ना, अलाउद्दीन खिलजी ने, सॉरी, मोहम्मद बिन तुगलक ने प्लान बनाया कि भाई मैं, जो मंगोलों की कैपिटल है ट्रांस ऑक्सेनिया इलाके में, ये एकदम आज के अफगानिस्तान से भी ऊपर है। ठीक है। उस एरिया में जाकर के अटैक करेंगे हम उनकी कैपिटल पे ही। लेकिन बाद में इसने ये प्लान को छोड़ दिया। ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से याद कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया से, ऐसा ले लिया होगा आपने, मैं ऊपर से रोक दे रहा हूँ, ये ले लो भाई अच्छे से स्क्रीनशॉट। ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 9 और 10, 11, बस दो तीन क्वेश्चन छोटे छोटे रह गए। डू यू थिंक द ऑथर्स ऑफ तारिक वुड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन? क्या क्वेश्चन है, क्या तुमको लगता है कि जो तारिक तारिक के ऑथर्स थे, वो आपको एकदम, जो उस जमाने में आम आदमी और औरत थे, उनकी लाइफ के बारे में एकदम सच्ची इंफॉर्मेशन देगा? तो भाई नहीं, बिल्कुल नहीं देगा। आई डोंट थिंक द ऑथर्स ऑफ तारीख वुड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइव्स ऑफ इन ऑर्डिनरी men and women because they were appointed by the sultans to write about their political careers। अब वो उसको, जो ऑथर्स थे, है ना, तारीख लिखने के लिए, उनको किसने अपॉइंट किया था? सुल्तान से अपॉइंट करते थे, है ना, राजा महाराजा। अब वो किसके बारे में लिखेंगे? वो तो राजा महाराजाओं ने सिर्फ और सिर्फ उनके बारे में ही लिखने के लिए उनको अपॉइंट किया था, है ना, आम आदमी के बारे में लिखने के लिए अपॉइंट नहीं किया था, तो ऑब्वियसली वो नहीं लिखेंगे। लेकिन कुछ एक ने लिखा है ऐसे है कि हाँ भाई, राजा जो था वो प्रजा के लिए ये काम करता था, वो काम करता था, ऐसे लिखा है बड़ा, कहीं जगह पे बढ़ा चढ़ा के, कहीं पे नॉर्मल भी लिखा है। ठीक। रजा सुल्तान वाज यूनिक, क्वेश्चन नंबर 10 है, रजा सुल्तान वाज यूनिक इन द हिस्ट्री ऑफ दिल्ली सल्तनत। बिल्कुल, उस जमाने में वो रानी बनी थी, रानी थी, लेकिन वो क्या बनी थी, आपकी, एज अ राजा उसने रूल किया, है ना, तो बहुत बड़ी बात थी। जब औरतों को पर्दे से बाहर भी नहीं निकलने दिया जाता था उस जमाने में। तो डू यू थिंक वुमेन लीडर्स आर एक्सेप्टेड मोर रेडिली टुडे? क्या आपको लगता है कि आज जो है वुमेन लीडर्स को आराम से लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं? उस जमाने में तो बहुत मुश्किल था, है ना, क्योंकि उस जमाने में तो औरतों को बाहर भी नहीं निकलने दिया जाता था, और रजिया सुल्तान तो कहाँ, सुल्तान बन करके मर्दों के बीच में बैठती थी, और वो मर्दों की तरह कपड़े भी पहनती थी, ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता था उस जमाने में, है ना। तो हाँ, आज तो बहुत ही आसानी से हम वुमेन लीडर्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं। बहुत सारी लीडर्स हैं, एक तो इंदिरा गांधी थी, है ना, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कितनी बार बनी वो। हाँ, उसके बाद सोनिया गांधी है, और प्रतिभा पाटिल हमारे पास में प्रेसिडेंट बन चुकी हैं। अभी भी जो प्रेसिडेंट है हमारी देश की, वो है द्रौपदी मुर्मू जी, वो भी वुमन है ना। तो ऐसी कई सारी हैं वुमेन्स जो लीडर बनी है हमारे देश में, है ना। साउथ में भी रही हैं लीडर्स कई सारी, है ना। साउथ की एक बहुत ही फेमस एक्ट्रेस थी, वो बनी थी तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर कई बार। हम्म, उनका नाम क्या था, मैं नाम भूल रहा था, एक सेकेंड। हाँ, साउथ में जो एक्ट्रेस थी, जो चीफ मिनिस्टर बनी, उनका नाम जयललिता था, है ना। और साउथ क्या, बंगाल में भी तो है अपनी ममता बनर्जी जी, वो भी चीफ मिनिस्टर काफ़ी सालों से रह रही हैं, ऑलमोस्ट 10 साल हो गया उनको। तो हाँ, आज की डेट में काफ़ी सारी लीडर बनती है, और भी बहुत होंगी, मेरे दिमाग में नहीं आ रही चीज़ें। इवन वसुंधरा राजे जी भी रही, है ना, सीएम रही। आ, आनंदी बहन पटेल भी रही,
सीएम गुजरात की, तो कितनी सारी एग्जांपल्स हैं हमारे टाइम में, जहां आज के डेट में हम बहुत ही आराम से वुमेन लीडर्स को एक्सेप्ट करते हैं, है ना। चलो, वाई वर द, और ये तो सिर्फ पॉलिटिकली बता रहे हैं, ऐसे तो कई जगह होगा जहाँ पे बॉस आपकी लेडी होती हैं, वुमन होती हैं। आप देख लो ना, कई स्कूल होंगे जहाँ पे प्रिंसिपल लेडी होती हैं, है कि नहीं। कई ऐसे ऑफिसेज होंगे जहाँ पे बॉस होती है लेडी। तो नॉर्मल हो गया आज की डेट में। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाई वर द दिल्ली सुल्तान्स इंटरेस्टेड इन कटिंग डाउन फॉरेस्ट? दिल्ली सुल्तान फॉरेस्ट क्यों काटना चाहते थे? डज डिफॉरेस्टेशन अकर फॉर द सेम रीजन टुडे? और उस जमाने में जो वो पेड़ काटते थे और आज जो पेड़ काटा जाता है, डिफॉरेस्टेशन किया जाता है, सेम रीजन था क्या? दोनों रीजन सेम है? तो आंसर क्या होगा? सुल्तान्स ऑफ दिल्ली वांटेड टू एक्सटेंड कल्टीवेशन सो दैट दे कुड कलेक्ट मोर लैंड रेवेन्यू। अब दिल्ली के जो सुल्तान थे, जब वो इंडिया आए, उस जमाने जंगल काफी सारा था, है ना। काफी जंगल अभी बचा हुआ था इंडिया में। तो उन्होंने धीरे धीरे जंगल कटवाना शुरू किया। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि ये जंगल की जगह पे जो जमीन है, वो जमीन पे खेती हो और उनका रेवेन्यू बढ़े, लैंड रेवेन्यू बढ़े, है ना। खेती नहीं होगी तो रेवेन्यू कम रहेगा। तो उन्होंने इसीलिए जंगल कटवाया और रेवेन्यू के लिए खेती करवाई, है ना। हेंस दे ऑर्डर कटिंग ऑफ फॉरेस्ट। आजकल क्या हो रहा है भाई? आज जो हम फॉरेस्ट कट रहे हैं, और कट फॉर द एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल, आजकल जो है, आजकल भी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के लिए करती है, साथ में मेनली इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स के लिए काटी जाती है ना। आजकल का जो डिफॉरेस्टेशन किया जाता है वो इसी वजह से होता है, कुछ हद तक एग्रीकल्चर एक्सटेंशन और साथ में आपका जो है इंडस्ट्रियल बिच बसाने के लिए, ठीक है, इंडस्ट्रीज बसाने के लिए। तो ये था आपका पूरा चैप्टर। मैंने पूरे क्वेश्चंस को डिटेल में बताया, समझाया भी आपको। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और कोई सजेशन हो तो वो भी कमेंट करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।